तो आगे की कहानी की बात करते हैं। शरणदाता और रोज, दो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, आगे की प्रमुख कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो विपथगा 1937 में, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरी प्रतिरूप 1961 और अमरवल्ली 1945। ये आगे इनके कहानी संग्रह है। ठीक है, इनमें इनकी कहानियां संग्रहित हैं। तो आज हम यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी है हमारी रोज कहानी। ठीक है, आगे की जो कहानी है रोज सॉरी शरणदाता। शरणदाता कहानी को पढ़ेंगे आज हम पहले यहाँ पे, उसके बाद दूसरी चीजें पढ़ेंगे। तो इस कहानी का सार समझ लेते हैं, फिर इसके मूल पाठ की तरफ हम लोग आएंगे। ठीक है, ये कहानी शरणदाता कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? लाहौर से। पढ़ी आप लोगों ने? इसका मूल पाठ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा अभी शायद। तो जी मैम, पढ़ा है। पढ़ा है, चलिए। तो शरणदाता कहानी का आरंभ लाहौर में रह रहे दो मित्रों देविंदर लाल और रफीकुद्दीन के वार्तालाप से होता है। तो पात्रों के नाम आएंगे बीच बीच में, देविंदर लाल और रफीकुद्दीन है। ठीक है, ये इस कहानी के मतलब पात्रों में आते हैं इनका नाम। तो इनके दोनों के वार्तालाप से इस कहानी का आरंभ होता है। 1947 का भारत पाक विभाजन का समय है। चारों ओर हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। देखो, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी हिंदू मुस्लिम या 1947 के भारत पाक विभाजन से संबंधित है। ठीक है, और जैसे अमृतसर आ गया और कहानी है इनकी ये सारी, ये तो ऐसे ही इस कहानी का नाम, क्वेश्चन ऐसे भी इस कहानी का बन सकता है। ठीक है, तो 1947 का भारत पाक विभाजन का समय है और चारों ओर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। लाहौर और पाकिस्तान की सीमा में शामिल होने लाहौर पाकिस्तान की सीमा में शामिल होने जा रहा होता है और इसलिए यहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक संप्रदाय के हो, यानी कि हिंदू अल्पसंख्यक संप्रदाय के यहाँ पर हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लाहौर में हिंदुओं की संख्या कम थी, तो हिंदू किस पे आ गए थे? अल्पसंख्यकों में आ गए थे। तो जो जान माल की रक्षा के लिए भारत की सीमा में पड़ने वाले शहरों और क्षेत्रों की ओर लोग भाग रहे थे। ठीक है, तो स्थिति सभी जानते, इतिहास में पढ़ा होगा कि जब विभाजन हुआ था तो क्या स्थिति बनी थी, है ना, किस तरह से, यानी कि एक विद्रोह की स्थिति हो गई थी, सांप्रदायिक भावना, वो विद्रोह फैल गया था। तो वही 1947 का समय है, भारत पाक विभाजन का। चारों ओर हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके हैं। लाहौर पाकिस्तान की सीमा में शामिल होने जा रहा होता है और यहाँ के हिंदू क्या हो गए होते हैं? अल्पसंख्यक संप्रदाय के हो गए। जान और माल की रक्षा के लिए वे भारत की सीमा में पड़ने वाले शहरी क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जो रफीकुद्दीन जैसा उदारवादी मुसलमान इस अराजक माहौल में भी सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। वे देविंदर लाल जैसे हिंदू मित्रों को वहीं बने रहने का अनुरोध करते हैं। देविंदर लाल इससे सहमत है, लेकिन वे पाते हैं कि धीरे धीरे सभी हिंदू वहां से पलायन कर गए। अब उस मोहल्ले में एकमात्र हिंदू वही रह जाते हैं, देविंदर लाल। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। देविंदर लाल की पत्नी जालंधर अपने मायके गई होती है। रफीकुद्दीन कुछ दिन उन्हें अपने घर पर रहने का निमंत्रण देते हैं। देविंदर लाल जरूरी माल असबाब लेकर रफीकुद्दीन के यहाँ आ जाते हैं और उसी दिन उपद्रवी उनके घर को लूट करके आग लगा देते हैं। शहर में जहां तहां आग की लपटें और दम घोटू धुएं के बादल उठ रहे होते हैं। आजादी के नाम पर खून की होली खेल शुरू हो जाती है। उन्मादी भीड़ के जुनून को शह देने में पुलिस की बर्बरता और नौकरशाही की निष्क्रियता की मुख्य भूमिका वहां पर सामने आती है कि ये जो भीड़ और दंगे फैलते हैं, इसमें मुख्य भूमिका प्रशासन की हो जाती है। ठीक है, हालांकि सांप्रदायिक सद्भाव के छिटपुट उदाहरण भी उस कहानी में हम पढ़ेंगे तो देखने को मिल जाते हैं कि किस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही होती हैं, जहां बहुसंख्यक कौमें एकजुट होकर अल्पसंख्यक शरणार्थियों को उनके वतन की सरहद तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। और मतलब वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव में देखने को मिलता है। रफीकुद्दीन की बिरादरी देविंदर लाल के हिंदू अस्तित्व को सहन नहीं कर पाती। हिंदुओं को मजा चखाने के लिए उनका शिकार करना चाहती है, लेकिन रफीकुद्दीन देविंदर लाल को उनके हवाले नहीं करते। बिरादरी देविंदर लाल को बलपूर्वक हथियाने
कोई धमकी देकर चली जाती है, यानी कि उनके उन्हीं के मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे ये कहते हैं कि ये हिंदू है, इसको यहाँ पर आप नहीं रखेंगे। वो उस पर, यानी कि हिंदुओं पर जो अत्याचार लोगों ने किया था, तो वो वहां उस समय देवेंद्र लाल के ऊपर भी वो लोग करना चाह रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिमों की बस्ती के बीच में अकेले थे। तो लाचार रफीकुद्दीन के सामने अब देवेंद्र लाल को अपने घर पर रोके रहने का उपाय नहीं बचता। वे गुपचुप तरीके से अपने एक मित्र शेख अताउल्ला के तालाबंद अहाते में देवेंद्र लाल को छुपाने की व्यवस्था कर देते हैं। योजना बनती है कि देवेंद्र लाल के वहां होने की किसी को कानो कान खबर न लगे। धीरे धीरे जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब उन्हें वहां से सम्मान पूर्वक निकाल लिया जाएगा। देवेंद्र लाल शेख साहब के अहाते में आकर देखते हैं कि उनका जीवन जेल के कैदी से अलग नहीं है। अहाते में एक गैराज है, उसी में सटी एक कोठरी है, एक छोटा सा आंगन है जहां गड्ढा खोदकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने की व्यवस्था की गई है। कोठरी में अंधेरा रहता है, उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। एक आला है जिसमें पीने के पानी का सिर्फ एक लोटा रखा हुआ है। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं वहां। सोने के लिए एक खाट है, दिन में एक बार ही खाना भिजवाया जाता है। बोलने बतियाने को कोई संगी साथी उनको वहां पर नहीं मिलता है। तो सिर्फ एक बिलार है जो धीरे धीरे उनसे काफी हिल मिल गया था। देवेंद्र लाल जैसे तैसे उस जेलनुमा अहाते में अपने दिन काट रहे हैं। बिलार के संग खेलना और पड़ोस में शेख साहब के घर से आती आवाजों को सुनकर उस परिवार के बारे में अनुमान लगाना उनकी दिनचर्या बन जाती है। उन आवाजों के जरिए वे जान गए कि शेख साहब के अतिरिक्त उनके परिवार में एक बुजुर्ग महिला है जो शायद उनकी माँ है। इसके अतिरिक्त पत्नी है, बेटी जेबुन्निसा है, बेटा आबिद है और जो रोज उन्हें शाम को खाना दे जाया करता है। जेबुन्निसा की कोमल विनम्र आवाज से उन्हें विशेष लगाव हो गया था। उन्हें लगता है कि ऐसी अमृतमयी आवाज वाले लोग भी क्या सांप्रदायिकता के जहर से भर उठते होंगे, यानी कि वो प्रश्न करते हैं खुद से। तो ये सारी स्थितियां घटित होती हैं इस कहानी में। उस घर में मुसलमान खाने के विपरीत हिंदुओं के घरों में बनने वाला खाना देखकर देवेंद्र लाल चौंक जाते हैं। उन्हें अपने परिवार की याद सताने लगती है। छोटे छोटे फुलकों को उंगलियों से टटोलते हुए वे घर की याद में डूब जाते हैं। अचानक उनकी नजर 3-4 फुलकों की तह में छुपी कागज की एक पुड़िया पर पड़ती है। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, खाना कुत्ते की खिलाकर खाई खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें सहसा विश्वास नहीं आता कि शरणदाता ही शरणार्थी के साथ विश्वासघात कर सकता है। और द्वंद्व और असमंजस की स्थिति से वह उब कर उन्हें अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगती है। ठीक है, यानी कि उस पर्ची में जो लिखा था कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा, देवेंद्र लाल मतलब जो लोग उन्हें भेज जाते हैं उनके लिए बात आती है। वो उनके लिए ऐसा कहते हैं, तो वो बड़े चिंतित होने लगते हैं। वो सोचते हैं कैसे वो यहाँ से बचकर जा पाएंगे। बिलार को देखकर उन्हें एक उपाय सोचता है। वे खाना उसे खिला देते हैं। मन ही मन दुखी भी हैं। वे प्रिय पात्र बिलार के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं जो उनका शरणदाता उनके साथ कर रहा है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। बिलार खाना खाकर मर जाता है। भय के मारे देवेंद्र लाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ बने रहना खतरे से खाली नहीं है। वे आनन फानन एक निर्णय लेते हैं और जरूरी कागजात लेकर रात के अंधेरे में अहाते की दीवार फांदकर निकल भागते हैं। इसके बाद 1.5 महीने बाद की कथा आती है इस कहानी में, और देवेंद्र लाल सुरक्षित दिल्ली में पहुंच जाते हैं। उस समय सभी शरणार्थी अपने घर परिवार वालों की खैरियत पूछते और तथा उनके जिंदा होने की सूचना भिजवाने के लिए दिल्ली रेडियो से संदेश प्रसारित करवाते हैं। देवेंद्र लाल ने अपना पता रेडियो से प्रसारित करवाया और इस घटना के बाद एक दिन लाहौर से उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी शेख साहब की बेटी जेबुन्निसा ने लिखी होती है कि वह अपने पिता की करनी पर शर्मिंदा है, लेकिन इस बात पर संतुष्ट भी है कि देवेंद्र लाल बच गए हैं। वह उनसे प्रार्थना करते हैं कि यदि वे जान बचाने के लिए उसका जरा भी एहसान मानते हो तो हिंदुस्तान में फंसे अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिफाजत करें। उसका विश्वास है कि धर्म से बढ़कर व्यक्ति पहले इंसान होता है। उनकी बेटी ये मानती है और इसलिए इंसानियत की खातिर उसे दूसरों की मदद का कोई मौका गंवाना नहीं चाहिए। देवेंद्र लाल की आंखों के सामने शेख साहब के विश्वासघात, जुबैन-निसा की मनुष्यता और बिलाल की मौत का दृश्य घूम जाता है। जैबुन निसा के प्रति
मन ही मन आभार प्रकट करते हुए उसके पत्र को फेंक देते हैं ताकि पुरानी कटु स्मृतियां उन्हें प्रतिशोध लेने के लिए उकसा ना सके। तो ये कहानी यहाँ पर, इतनी ही कहानी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इस पूरी कहानी का सारांश था। तो इसका मूल पाठ अगर आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो या मूल पाठ पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए? हम्म। कथानक की बात करें इस कहानी की अगर, तो इसकी कहानी हमने पढ़ी कि लाहौर से शुरू होती है। कथा वस्तु तीन तत्वों पर की आरंभ हो जाता है। लाहौर के दो भिन्न 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 धर्मों के लोगों से मिलने से इसकी शुरुआत होती है। 1947 का विभाजन जो होता है, लाहौर का जो वातावरण है तनावपूर्ण है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी स्थिति वहां पर बन जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरा भाग इस कहानी का आता है। बीच में घटने वाली घटनाओं के प्रभाव को एक दूसरे पर घटित होते हुए इस कहानी में दिखाया गया। लेखक ने इस दृष्टि से विस्तार करते हुए बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर घटने वाली घटनाओं का लेखक ने वर्णन किया इस कहानी में। उनके अविश्वास और आतंक की बढ़ने वाली घटनाओं का चित्रण किया, जो बुराई का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन घटनाओं का वर्णन किया। कुछ घटनाएं नफरत और अविश्वास के बीच, प्रेम और सद्भाव के बीच बोने वाली होती हैं। उन अच्छाइयों का प्रतिनिधित्व जो घटनाएं करती हैं, लेखक ने उन घटनाओं का भी जिक्र इस कहानी के अंदर किया। और कहानी का अंश, दूसरा अंश जो होता है, समाप्ति के साथ ही इस कहानी को निश्चित दिशा और गति भी देने लगता है। परिवेश और यानी पात्रों की सहजता और स्वायत्तता को समाप्त यहाँ पर कर देते हैं। और इस तरह से मतलब यहाँ पर लेखक ने शरणदाता कहानी की कथा वस्तु का यानी कि जो जिस तरीके से 3 चरणों में इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की, तो और उसके बाद इस कहानी का जो कथा का और विकास होता है। चौथे भाग में कहानी एक परिचय रूप में एक लेखक के उद्देश्य के साथ जुड़ती है कि लेखक इसमें क्यों इसको लिखना चाह रहे थे। यानी लेखक का उद्देश्य क्या था कि लेखक राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता की अवधारणा को आमने सामने रखकर लेखक इस कहानी को देखते हैं। वह दुखी है कि स्वतंत्रता का अर्थ अपने ही भाई बंधुओं को मटियामेट करना क्यों हो गया है। लेखक इन सारे प्रश्नों को इस कहानी में उठाता है। क्या ऐसी स्वतंत्रता राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थिर रख पाएगी? कहानी की इन सारी घटनाएं लेखक के लिए महत्वपूर्ण घटना घटित होती हैं। लेखक इस कहानी में जो बताते हैं, परिवेश चित्रण के नाम पर शेख साहब के अहाते का ब्यौरा दिया लेखक ने, बिलार का परिचय भी दिया गया। तो ये सारी चीजें लेखक ने इन कहानी इसमें रखने का प्रयास किया। तो इसके अगर हम मूल पाठ को देखें तो एक कहानी की जो शुरुआत होती है, तो उस मूल पाठ की तरफ अगर हम आए, एक मिनट, इसका मूल पाठ, तो मूल पाठ में कहानी यहीं से शुरू होती है जो भी हमने पढ़ा कि दोनों लोगों के वार्तालाप से इस कहानी की शुरुआत होती है, शरणदाता कहानी की। ये यहाँ से शुरू होती है कि ये कभी हो ही नहीं सकता देविंदर लाल जी, इस वाक्य से इस कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब शुरुआत किस कहाँ से होती है, इस कहानी के नाम इसी दोनों यही से शुरू होती है कि ये कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था। रफीकुद्दीन क्या होता है? वकील होता है। ठीक है, उसकी वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव था। और उन्होंने फिर दोहराया, ये कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए अपनी लाचारी जताते हुए कहा कि सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आप तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई किसी को सुबह की नजर से देखता है, खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगड्डी हो जाएंगे? हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फर्ज मानता हूँ, वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे, उन्हें घर छोड़कर भागने न दे। लेखक ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया कि जो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक लोगों का यह फर्ज है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
तो वही लेखक बताता है ये मेजॉरिटी का फर्ज है कि वो माइनॉरिटी की हिफाजत करे। तो हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, कथन बन सकता है इसका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी है जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोचकर रहे होंगे। आप न जाइए, न जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर है बस। तो इस तरह से रफीकुद्दीन देविंदर लाल को रोकते हैं कि आप यहीं पर रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। देविंदर लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए होते हैं। होता यह है कि दोपहर शाम कभी साक्षात कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लाल जी या बाबूजी या पंडित जी क्या सलाह बनाई है आपने, और वे उत्तर देते, सलाह क्या बड़ाजी है, यहीं रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते हैं कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर के खिसक गए। यानी कि कुछ लोग, जो लोगों से वो शाम को मिलते हैं तो वो सुबह गायब मिलते हैं, सुबह मिलते हैं तो शाम को गायब मिलते हैं। तो लोग धीरे धीरे अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलने लग जाते हैं। कोई लाहौर से बाहर है, कोई लाहौर में ही है, हिंदुओं के मोहल्ले में है। अंत में ये परिस्थिति आ जाती है कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान छोड़कर एक मुसलमान गुर्जर का अहाता पड़ता है, जिसमें एक ओर गुर्जर की भैंसे, दूसरी ओर छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते हैं। बाईं ओर देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच की मकान खाली थे। रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजक का अड्डा पड़ता है, जिसके बाद विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। तो ये सारी चीजें लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं उस वहां की परिस्थिति का कि कैसा वहां पर माहौल था। रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रुक जाते हैं वहां पर। अब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले की जालंधर यानी मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रहे। देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू, ठीक है। तो किंतु ये व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतू भी भाग जाता है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे हैं। रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी कि सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है, देविंदर लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें। ये बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। तो इस तरह उनको लेकर रफीकुद्दीन जाते हैं कि आप मेरे साथ घर चलिए। कीमती सामान कुछ था ही नहीं, गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था, रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था, ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। तो यूं गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज की कीमत मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा कि हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा। शाम होते होते निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया। जो कुछ था लूट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोंटू हो गई। तो रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आजादी के नाम पर या अल्लाह। यानी रफीकुद्दीन भी सोचते हैं कि इस तरह की आजादी की तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि आजादी के नाम पर इस तरह के दिन हमें देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन ही था कि कम से कम हम साथ में रह तो रहे थे। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में पनाह नहीं देता है। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम कर बाजार जाते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य की आलोचना किया करते। तो ऐसे देविंदर का थोड़ा समय उनके यहाँ कटने लगा। देविंदर को सुनाते कि फिर दोनों देश की भविष्य पर आलोचना करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक पीड़ा का स्वर भी है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या क्या, ये सारे भाव रफीकुद्दीन के अंदर थे। फिर क्या था, शहर वीरान हो गया। जहां तहां लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे, अब जल रहे थे घर। शहर के नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए, यहाँ प्रार्थना लेकर वे मोहल्लों में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत करते रहे, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और वे मरीजों को देख सकेंगे। वे दो दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले।
2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही रिश्तेदार ने पीठ पर छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के कर्मचारियों ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी। उनके घर बार बार लुट चुके थे। पुलिस को उनकी खबरें दी। उनको निराश्रितों को उनके घर पहुंचाया। हो सके तो उनके घरों की माल की हिफाजत की जाए। ये सारे लोग मतलब अच्छे कामों का भी लेखक इसमें जिक्र करता है कि उस आजादी के उस विद्रोह के दौरान, विभाजन के दौरान कुछ अच्छे लोगों ने भी लोगों की मदद भी की, और जो गलत काम हुए तो वो तो हुए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया। उसको पीछे ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई, आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उनके परिवार को थाने से छोड़ा गया। हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस सिपाही भेजे गए। थाने के 50 कदम के फासले और पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और परिवार पर गोली चला दी, और 3 स्त्रियां मारी गई। उनकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई, सड़क पर पड़ी रही। ये सारी स्थितियां रोज प्रतिदिन का हिस्सा हो चुकी थी उन दिनों। विषक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़पड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। ये कथन नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए। देविंदर लाल को अचानक लगता है कि वह रफीकुद्दीन ही गलत है। वह रफीकुद्दीन ही गलत है जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस रहा है, और वे लक्ष्य करते हैं। वो कहे हैं कि वह स्पष्ट अस्पष्ट स्वर है जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते हैं। धीरे धीरे कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक लज्जित सा रुखाई का स्वर उनके सामने आ जाता है, और उस कहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों ने दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचने का निश्चय किया, और वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा गए। तो 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें लेकर स्टेशन पहुंचे, और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो लेखक यहाँ पर आजा उनकी यानी कि सीमा पर दोनों देशों की जो गांव के लोगों ने लोगों की अगर मदद की है, उनको सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो उनका भी जिक्र यहाँ पर करते हैं। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने आखिर तो लाचारी होती है। रफीकुद्दीन ने कहा देविंदर लाल से कि आखिर तो लाचारी होती है, अकेला इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर उन्होंने उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा। इसकी दाद देनी चाहिए और उन्हें पहुंचाए। यानी कि देविंदर लाल की वो अंत तक मदद करते हैं। देविंदर लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनकी स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए, और उन्होंने बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे बातें हुई। सारी बातें प्राय धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठता, एक आध शब्द देविंदर लाल के कान में पड़ जाते। बेवकूफी, गद्दारी, इस्लाम वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने अनायास पूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए हुए बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा नहीं, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। अब देविंदर लाल ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और आपको खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान है। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देविंदर लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देविंदर लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी और फिर वो सहसा भीतर चले जाते हैं। लेकिन खाने के बाद देविंदर लाल ने सवाल उठाए, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे, और क्या? फिर भी क्या धमकियां? आखिर धमकी भी क्या होती है? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करना न मिलेगा तो आग लगा देंगे। ऐसा तो इस तरह से मतलब ये घटना पूरी चलती है देविंदर लाल को लेकर कि आप उनको अपने घर में नहीं रखेंगे। रफीकुद्दीन के ऊपर मुसलमानों का दबाव आता है, हर तरह से कोशिशें होती हैं। बाद में वो किसी अपने दोस्त के यहाँ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कहानी में, उसको छोड़ कर आते हैं।
कोठरी में, वही सेक की कोठरी में वो रहने जाते हैं। वहां पर उनको एक अंधेरी सी कोठरी होती है जहाँ पे थोड़ा एक चारपाई होती है, एक लोटा होता है, वहां पर वो रह रहे होते हैं। ठीक है, उस सामान के साथ उनको वहां पर पहुंचा दिया जाता है गैराज में। उस गैराज में पहुंच जाते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होती है वहां। बीच का किवाड़ बंद है, काम चलाओ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आती है। आंगन के सामने एक मकान की कोने वाली बत्ती रोशनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें वहां पर घटित होती हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने इस कथानक में ये सारी चीजें पढ़ी। टाइम ज्यादा नहीं है इस कहानी पूरा पढ़ने का, इसमें पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लंबी कहानी है। ठीक है, तो रफीकुद्दीन के यहाँ से जब रफीकुद्दीन देविंदर लाल को अपने एक शेख के यहाँ एक कोठरी में शिफ्ट कर देता है कि यहाँ आप चुपचाप रहेंगे, और उसके बाद जब सब माहौल शांत होगा तो आप वहां से निकल जाइएगा। तो उसी शेख के घर से उसको खाना मिलता है। ठीक है, और अंत में उसको पता चलता है कि एक दिन खाने में जहर है। उसकी बेटी उसको धीरे से एक पर्ची में लिखकर बता देती है कि खाना किसी और को खिला के ही खाइएगा। इस तरह से उसकी जान बचती है। वो वहां से चुपचाप निकल जाता है रात में, बिना किसी को कुछ बताए। और अंत में फिर कहानी महीने भर बाद की कहानी इसमें आगे आती है। ऐसे ही दंगे फसाद होते उसे अंत में देवेंद्र लाल सकुशल दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वो बचे जाते हैं इन दंगे फसाद में फंसने से। ठीक है, तो ये सारी लंबी चौड़ी कहानी है। इसका मूल पाठ आप लोग खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी कहानी है, इसको यहाँ पर 40-50 मिनट की क्लास में नहीं पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए काफी लंबी कहानी है, हमने सोचा था 5 ही 6 पेज की होगी, अभी भी तक नहीं खत्म हुई। किसने पूरी पढ़ी है इस कहानी को? तो ये मैम कहानी बीए के पास। हाँ, अच्छा हमारे अच्छा ठीक है, तो ये कहानी बस वही वही आती है जब वो रफीकुद्दीन वहां से पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं जब, तो उसके बाद उस वक्त पहुंच जाते हैं, उसी के बाद वो कहानी खत्म हो जाती है। ये कौन सी कहानी निकाल ली हमने? मैम चीफ की दावत है ये। हाँ, चीफ की दावत लग रही, नीचे था चीफ की दावत तो। ये जो एक समीक्षा का पीडीएफ है मेरे पास, इस पीडीएफ को हम आप लोग को डालेंगे, अभी ग्रुप में डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका कथानक भी दे रखा है, भाषा शैली की दृष्टि से और कथा वस्तु की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा भी इसमें की गई है। शैली की बात करें तो इस शरणदाता कहानी अज्ञे की अन्य कहानियों से अगर देखा जाए तो भिन्न है। अज्ञे ने अपने पात्रों के मानस में प्रवेश करके अंतर्द्वंद और मनोवृत्तियों की सूक्ष्म अभिव्यंजना यहाँ पर इस कहानी में की। इस कहानी में, शरणदाता कहानी में घटना बहुत है, बहुत घटनाएं घटित होती हैं, पात्र भी बहुत हैं, लेकिन घटनाओं का उतार चढ़ाव भी एक निश्चित यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्णात्मक शैली है इस कहानी में। लेखक ने कहानी में विश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये शैली इसमें देखने को मिलती है। भाषा की अगर हम बात करें इस कहानी की, तो भाषा के स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण ये घटक है वर्णात्मक शैली की। प्राय सहज भाषा में लेखक ने इस कहानी में लिखा। शरणार्थी कहानी में लेखक ने मूल प्रवृत्तियों से दूर जाकर कहानी के पात्रों की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक परिवेश की बात की। संवाद भी हम देखते हैं इस कहानी में, देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण आते हैं, मैं आज ही चला जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है, ऐसे संवाद भी इस कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस कहानी का उद्देश्य क्या था लेखक को लिखने का, इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या था? ठीक है, तो देखा जाए तो अज्ञे की जो मूल प्रवृत्ति है, अज्ञे ने अपनी मूल प्रवृत्ति से दूर जाकर शरणदाता कहानी में बाहरी हलचलों और व्यक्ति तथा समाज पर पड़ने वाले उनके व्यापक प्रभावों की व्यंजना इस कहानी में की। इसका और सांप्रदायिक दंगों का, कत्लेआम, आगजनी की घटनाओं का वर्णात्मक शैली में वर्णन किया। ठीक है, और ये कहानी लेखक ने मानवीय अंतर्द्वंद को चित्रित करने की कोशिश की इस कहानी में।
अनेक समस्याओं को लेखक यहाँ पर चित्रित करता है। ठीक है, हर समस्या का उत्स और निदान व्यक्ति के मानस में बिठाते हैं वो, कि व्यक्ति को अपने विवेक से ही व्यक्ति हर समस्या का निदान, हर समस्या को जन्म भी दे सकता है। इन सारी चीजों को लेखक ने यहाँ पर बताने की कोशिश की। अगर इसके शीर्षक की बात करें, इस कहानी की शीर्षक की उपयुक्तता की बात करें, तो शरणदाता एक व्यंजनामूलक शीर्षक है, यानी संदर्भ और पात्रों के मनोविज्ञान से जुड़कर मानवीय विडंबनाओं की ओर संकेत करती है। ये कहानी मनुष्य की अंतःवृत्तियों को मुख्य रूप से आत्मरक्षा और आत्म सुख में लीन रहती है। तो ये जो इन्होंने शरणदाता किस लिए कहा, कि उनके रफीकुद्दीन के भी देवेंद्र लाल क्या थे, शरणार्थी ही थे, उनके घर में शरण ली, उसके बाद शेख के यहाँ उन्होंने शरण ली, तो उन्होंने शरणदाता नाम दिया इस कहानी को। ठीक है, तो रफीकुद्दीन और शेख साहब जैसे जो शरणदाता विकल्प और द्वंद के शिकार हो जाते हैं यहाँ पर, और बाहरी दबाव बढ़ जाने पर अपनी गर्मा में भूमिका की जो भूल कर देते हैं, जो रक्षक से भक्षक बनने की कोशिश में लग जाते हैं जो, तो उन ऐसे शरणदाताओं पर ये व्यंग करती कहानी है लेखक की। ठीक है, और क्योंकि वे स्वयं वो शरणार्थी की बात करते हैं, शरणदाता रक्षक और सर्जक मानने का भ्रम ही समाज के पतन और विध्वंस की कगार पर समाज को ले जाता है। यानी लेखक के कहने का भाव कि हम जिसको अपना शरणदाता समझते हैं वही हमारा भक्षक बन जाता है, इस समाज में भी और आज की स्थिति में भी। तो वही लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, सारांश की बात अगर करें तो ये भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर रची गई एक सशक्त कहानी है। ये वो कौन सी, शरणदाता। राजनीतिक उठापटक, सामाजिक अव्यवस्था के बीच युगीन परिवेश को खौफनाक बनाते हुए सांप्रदायिक दंगों का अमानुषिक चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया। घृणा और विद्वेष व्यक्ति की इंसानियत को नष्ट कर किस प्रकार उसे हैवान बना देते हैं, ये भली भांति हम इस कहानी में समझ चुके हैं। ठीक है, समाज का निर्माण और संवर्धन उन्हीं कारणों से संभव होता है। इन सारी चीजों का वर्णन हम देवेंद्र लाल और ये सारी चीजों को इस पात्रों के माध्यम से इस कहानी पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में एक कुछ जैसे एक जगह देखेंगे आप जब इस पीडीएफ में, तो कुछ ऐसे भाग हैं जो व्याख्या भाग के नाम से इस कहानी में दिए गए हैं। ठीक है, तो उस व्याख्या भाग में आपको व्याख्या नहीं पढ़नी है, बट उसके जो वो व्याख्या के रूप में जो कथन दिए गए ना, उन कथनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो कथन भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है, ये है आजादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई में कैद कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये कथन जैसे हैं, तो इन कथनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे देवेंद्र लाल ने जाना, दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है, यह भी कथन बन सकता है। भलाई की साहसहीनता ही सबसे बड़ी बुराई है, घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। ये इंपॉर्टेंट कथन बन सकते हैं इस कहानी के। ठीक है, ये तो दो तीन जो इसमें कथन दे गए। ठीक है, तो ये कहानी, ठीक है, टाइम इसमें हो भी चुका है, ज्यादा समय नहीं है, तो इस कहानी का मूल पाठ आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा पढ़ लीजिएगा इससे। तो उनका जो कथन क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस कहानी से संबंधित, आपको जब हम क्वेश्चन इसके कराएंगे तो उससे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम आपको उसका पीडीएफ दे देंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आप बाकी चीजें भी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी कहानी पढ़ना संभव नहीं है, और वैसे हमने यही सोचा है कि कहानियों का अब मूल पाठ न पढ़ करके उसका विश्लेषण ही केवल यहाँ पर पढ़ा जाए।